नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जो उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। कालाडूंगी में अवैध रूप से चल रहे 4 मदरसों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। इतना ही नहीं, भारी फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि कालाडूंगी क्षेत्र में 4 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी कि अब तक कार्रवाई के दौरान 140 मदरसे अवैध रूप से जो चल रहे थे उन पर एक्शन लिया जा चुका है और अवैध मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि जिन मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है वहां पढ़ने वालों बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध सरकार ने किया है। ये सवाल हरीश रावत ने धामी सरकार से पूछा। वहीं क्या सरकार ने उनके भविष्य के बारे में कोई योजना बनाई है, तो ये 2 अहम सवाल कांग्रेस ने सरकार से पूछे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और नियमानुसार हो सके। इतना ही नहीं, मदरसों और मकतबों पर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बिना परमिशन, बिना नोटिस के मदरसों को सील किया गया है और उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर तक नहीं दिया गया। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि कार्रवाई को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा छात्रों के मौलिक अधिकार का सरकार हनन कर रही है क्योंकि वो अपनी धार्मिक शिक्षा जारी नहीं रख पा रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। वहीं मदनी ने बताया कि याचिका में भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला देते हुए अपील की है कि प्रशासन को तुरंत सभी मदरसों और मकतबों को खोलने का निर्देश दिया जाए और आगे इसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है और लगातार मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले देहरादून में, काशीपुर में, आज उसी क्रम में पत्थरबाजी की घटना के बाद कालाडूंगी में भी अतिक्रमण के विरुद्ध, अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कालाडूंगी की जनता पे बहुत ज़्यादा रोष था क्योंकि पत्थरबाजी की घटना इस बीच हुई थी। यहाँ की शांत जनता ने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बंशीधर भगत जी का, विधायक प्रतिनिधि श्री विकास भगत जी का, और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक धाकड़ धामी जी का, जिनके प्रयासों से आज कालाडूंगी में विगत कई समय से चल रहे अवैध मदरसे सील किए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ जो हमारी मुहिम छिड़ चुकी है, जो कालाडूंगी में कहीं भी अतिक्रमण हुआ है, इसके खिलाफ आगे को कार्रवाई और एक्शन चलते रहे। तो वहीं अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराई जाएगी। धामी ने इस बाबत, यानी कि सीएम धामी ने इस बाबत जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अफसरों से रिपोर्ट भी मांगा गया है और ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा जाएगा। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते की डिटेल्स और खर्च का ब्यौरा नहीं दे सकते, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस तरीके से फंडिंग आ रही है, कहां से फंडिंग आ रही है और इस फंडिंग के बाद इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, इन सबकी जांच अब सरकार करवाएगी। वहीं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुना। अगर आप एक्ट और रूल के हिसाब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। सभी को शिक्षा मिले, बच्चे पढ़ें। लेकिन अगर मदरसे अवैध हैं, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री के सचिव का कहना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, दस्तावेज दुरुस्त हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से हरिद्वार समेत जिले के कई मदरसों पर कार्रवाई करने के बाद इस्लामिया, अरबिया, इम्तिहादुल इस्लाम और कई संगठनों ने मदरसे पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं। मदरसा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए।
साहब ने कहा देखो जो मैं सरकार का आदेश है मैं तो उसे फॉलो करूंगा। आप जाकर चीफ सेक्रेटरी से मुख्यमंत्री से इसमें कोई नया आदेश करा दें मैं उसका वो करूंगा। हम जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं मान रहे। सरकार का खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक तरफा जो है ये असंवैधानिक रूप से मदरसों के लिए जो सोच है वो गलत है। 1857 से लेकर 1947 तक इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी। इन्हीं मौलवी मुल्लाओं ने अपने सर कटाए फांसियों पर चढ़ गए देश को आजाद कराया। किसी भी मदरसे में कोई गलत तालीम नहीं दी जा सकती। और मैं कहता हूँ ये बता रहे मदरसे अवैध है। कोई मदरसा या मस्जिद या तो खरीदी हुई जमीन में बनाया जा सकता है या किसी की दान दी हुई में। किसी भी पूरी कार्रवाई ये औरंगजेब और हिटलर शाह जैसे जो फरमान ये सरकार सुना रही उनकी हिरस कर रही तो सरासर हम उसका विरोध करते हैं। और सरकार की नीतियों के इस विरोध में जो देश में अराजकता और अशांति फैल रही है ये विकास के मुद्दों को भटकाकर विकास के मुद्दों पर शिक्षा के स्वास्थ्य के बेरोजगारी के इनसे हटाकर औरंगजेब मदरसे हिंदू मुसलमान ये कर रही है। ये इनका ड्रामा है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जनता समझ रही है। जनता इन्हें अभी 2027 में और 29 में मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मुंह छिपाते फिरेंगे और हो सकता है देश से नए यहाँ से जो है वो करें पलायन करें। तो मदरसा संगठन के सदस्य को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और इसके खिलाफ लगातार मुस्लिम संगठन आवाज उठाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल सोनाली नदी पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने CRF के तहत 38 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर कर लिया है। इस पुल के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी, क्योंकि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने पुराने पुल को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि भारी वाहनों के चढ़ने पर रोक लगा दिया गया है। इससे स्कूल, बसें और रोडवेज सेवाओं को काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब नए पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा और आज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और PWD अधिकारी ने पुल का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि मई 2025 से पुल का काम शुरू हो जाएगा। 7 मीटर चौड़े इस पुल के दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। करने का प्रयास करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व प्रतिष्ठित जो पुल था सोनाली नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बनेगा इस पर भारी वाहन चलेंगे और काफ़ी अच्छा पुल है। CC स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी हैं और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की इसकी गारंटी होगी। प्राथमिकता पे हम लोग करते हैं और लगातार मैं प्रयास में था। पहले फेज़ का जो इसका बजट आया था मैंने आपको जानकारी दी थी कि उसमें सर्वे हुआ था और ड्राइंग बनी थी। IIT रुड़की, IIT कानपुर से इसका डिज़ाइन पास हुआ था, एस्टीमेट बना था। अब ये द्वितीय चरण का ये काम पूरा हो गया है। अब तृतीय चरण में टेंडर होके और टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड इसकी जब हो जाएगी तो ये काम अलॉट हो जाएगा और ये तुरंत शुरू हो जाएगा। मई तक उम्मीद है, मई तक हम इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड पूरी करके इसको अलॉट करके मई से काम मैं समझता हूँ शुरू हो जाना चाहिए। देखिए वो तो एक ऑल्टरनेट रास्ता है, अगर लोग चलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे उधर के जो हमारे सोसाइटी है उनको अगर ज़रूरत होगी तो वो पैदल वालों से चलता रहेगा, भारी वाहन नहीं जाएंगे उसमें। चौड़ाई 7 मीटर है, 1.5 मीटर के दोनों तरफ वॉकिंग पाथ हैं, फुटपाथ हैं, जो पैदल चलने वालों के लिए सुविधा रहेगी और 268 मीटर इसका लंबाई है, लेंथ है और 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए लक्ष्य हमारा 2025 का ही है और 2025 में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा और मैं कहता हूँ नया साल 2026 जब चढ़ेगा तो हम लोग इस पुल पे आवाजाही शुरू करें। उसकी स्थिति निश्चित नहीं हुई है, स्थिति निश्चित कर जल्दी बता देंगे। उसके भी लगभग तैयारी है, वो 80% काम हो गया है। 10-20% जो एक ज्वाइनिंग का काम है वो जल्दी हो जाएगा तो उसके बाद इसका शुभारंभ करेंगे। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाए गए अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं और अलग अलग खेलों की कोचिंग कराई जाएगी। उद्घाटन समारोह में HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कम कीमतों पर बेहतरीन ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलने से अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने इस नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया था और अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो HRDA का दावा है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई ऊंचाई देगा। जितने भी HRDA के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ है वो सारी वही हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं तो अभी हमारे पास आउटडोर अगर क्रिकेट को हम देखते हुए बात करते हैं तो 7 गेम हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा इंडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, आपका जिम्नेजियम है और फुटसल है। और अभी इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 गेम के अंदर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है, जिसमें कि NIA सर्टिफाइड आपको जो है कोचेज़ अवेलेबल रहेंगे, जो कि आपका क्रिकेट के अंदर हमारी एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, बैडमिंटन में हो चुकी है और फुटसल। तो हरिद्वार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जब प्राधिकरण की तरफ से स्टेडियम खोल दिया गया है और अब आराम से खेलों की शिक्षा आपको अपने ही शहर में मिल जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही संभव हो पाना मुश्किल रहा है। यहाँ बीते 24 मार्च से लोक निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। वहीं 11 दिनों में लगभग 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। इन दिनों मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काट कर 2.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं बर्फ काटने से यहाँ गहरी और संकरी घाटी सी बन गई है। इन हालातों में यहाँ बर्फ खिसकने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं लोविनी के अधिशासी अभियंता विनय ने बताया है कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी बर्फ सफाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने HPC में विभिन्न प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बता दें, राधा रतूड़ी ने HPC की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकूल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति प्रदान की। साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए संटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने का निर्देश भी दिया है। वहीं मुख्य सचिव की इस बैठक में HPC के सभी प्रस्तावों पर सहमति दी गई और नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी राधा रतूड़ी ने प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। तो अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कालेश्वर भैरव मंदिर के नीचे अलकनंदा नदी किनारे एक अज्ञात शव मिला। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि शव की सूचना मिलने पर पुलिस और DDRF की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि थाना अध्यक्ष राकेश भट्ट ने बताया है कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस अब शव की पहचान में लग गई है। वहीं चमोली में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने 5 मास्टर क्रू और 106 क्रू स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें 340 फायर वॉचर की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग लगातार आमजन को वनाग्नि के लिए जागरूक भी कर रहा है। जिले में वन विभाग के 4 डिवीजन यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यरत है, जिसमें अग्नि को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार जंगल में 9 आग लगने की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। तो वहीं प्रशासन अब लोगों को इसे लेकर जागरूक भी कर रही है। हमारे यहाँ फायर कंट्रोल के लिए मास्टर क्रू स्टेशन 5 स्थापित करे गए हैं। हर डिवीज़न में एक डिवीज़न मुख्यालय पे, प्रभारी मुख्यालय पे, और इसके अलावा 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और उनमें फायर वॉचरों की तैनाती की गई है। किसी में 3 से किसी में 4 और 5 तक, मतलब टोटल इस समय 340 फायर वॉचर जो है नियुक्त करे गए हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ हमारा चारों डिवीज़नों का इसमें लगा हुआ है। इसके अब तक ज़िले में 9 फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक कल हुई थी जिस पे आग पे काबू पा लिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात में 1:30 बजे इस पे काबू पाया गया। और एक बकरी वाला आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिसकी FIR अलकनंदा वन विभाग द्वारा कराई गई है और उसके खिलाफ मतलब जेल भेज के विधिक कार्रवाई की गई।
तो इससे भी एक कड़ा संदेश गया है। और हम लोग अलर्ट मोड पे हैं, वायरलेस हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। और हम लोग को फायर अलर्ट मिल रहे हैं FSI से, हम लोग तत्काल टीम भेज के उस पर आग पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रदेश भर में कई आयोजन किए हैं। इसमें धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम भी सरकार कर रही है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रही राज्य आंदोलनकारी बीना भंडारी और उनके साथियों ने पुलिस प्रशासन पर खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा दिया। उन्होंने बताया कि वह और अन्य राज्य के आंदोलनकारी महिलाएं आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पौड़ी आ रही थी। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी और राहगीरों से भरी बस को जबरन रोक दिया और 3 घंटे के करीब बंधक बनाकर रखा। इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है बीरा ने। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही ये देखने को मिली है, जिसके लिए प्रशासन को राज्य आंदोलन का हिस्सा ही महिलाओं से, मतलब राज्य आंदोलनकारी आंदोलन में हिस्सा रही महिलाओं से प्रशासन को माफी मांगनी होगी। यही बोलूंगी क्योंकि कल 3 जो घटनाएं हम मात्र शक्ति के साथ उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ हुए, वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम लोग जो है यहाँ पे आ रहे थे, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, जौलीग्रांट से दवाई लेके यहाँ आ रही थी। अब जब जौलीग्रांट से हम यहाँ आ रही थी तो हमारी गाड़ी रोडवेज की बस जो हमारे थैली सैंड बीरों खाल जाती है, और उस बस में हमारी कुछ मात्र शक्ति भी थी। हमारी पूर्व नगर भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष कमला रावत जी है, यहाँ पे हमारे अरुणा दीदी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उसके लिए भूमा रावत दीदी जी है, सारे लोग हम आ रहे थे। तो हमने कहा यार हमारे 3 साल की सरकार के जो उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा स्वागत समारोह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के उस संबंध में रखा हुआ है, तो मैंने कहा हम भी अपनी बात रख के आ जाती है। तो जब हम वहाँ आई गाड़ी में आ रहे थे तो हमें हमारी बस रोकी गई वहाँ कहाँ पे देवप्रयाग में जब गाड़ी रोकी गई तो हमें भी मतलब ये हुआ कि भैया मतलब हमने कहा चेकिंग होती रहती है। तो जब वहाँ पे मतलब 6 पुलिस वाले घुसे तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे का अपहरण हो गया। वो जब अंदर आए तो उन्होंने पूछा, देखा कि हमने कहा भाई ये बच्चा ये गुम हो गया। तो उन्होंने सबको पूछा वहाँ पे। वो लास्ट बार मेरे पास आए कि दीदी आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बीरा भंडारी है। कि दीदी आप बाहर निकलो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों, बताओ तो सही कारण तो बताओ मुझे। कि नहीं दीदी आप बिल्कुल बाहर उतरो। मैंने कहा भैया मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 6 दिन जेल में जा चुकी हूँ मैं इस राज्य के लिए। तो आप मैंने कहा मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, और अगर मुझे इस तरीके से तुम बाहर निकाल सकते हो तो मैंने कहा इससे बढ़िया मैंने कहा मुझे गंगा जी में डूब मार दे। संबंध में उनके द्वारा कल रात को जो अपना धरना स्टार्ट किया गया उसमें वो उनकी जो डिमांड है कि राज्य आंदोलनकारियों में एक पर्टिकुलर नंबर था जिसे जांच के बाद में उपयुक्त नहीं पाया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने को लेकर या रिजर्वेशन से रिलेटेड उनकी जो मांग है, और वो चूंकि अभी तक नियमानुसार उसे किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए एक बार और वार्ता की जाएगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से राज्य आंदोलन में हिस्सा रही महिलाओं ने सरकार पर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोका क्या है। देखने की बात होगी आगे क्या होता है। वही खबर पिथौरागढ़ से है। भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं केमू स्टेशन पिथौरागढ़ में संगठन के द्वारा 30 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उन्हें जागरूक किया गया। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि अभी तक जनपद यानी कि पिथौरागढ़ जिले में 200 से 250 तक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी के साथ उनके संगठन द्वारा उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी वर्तमान में चल रही है उसे मजदूरों तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर मजदूरों को जागरूक भी किया। इसमें मेंबरशिप संगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो और जो है कि मृतिका हो, कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे कुमाऊं में हम मजदूरों तक उसको पहुंचाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षेत्रीय समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। रामजी सुमन ने
राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आपको ये भी बता दें कि महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नारेबाजी की और नाराजगी भी जताई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की। इस मामले को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है। तो देखा आपने कि सपा सांसद के बयान ने कैसे राजनीति भी गर्म कर दी और लोगों में से लेकर खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जहां वो सांसद से माफी की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।